महाराष्ट्र के साथ आज देश की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा जब खबर ये मिली कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। अजीत पवार पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, जहां उनकी आज सभा होने वाली थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त विमान हादसे का वो शिकार हुए। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुबह उठने के साथ ही एक दुखद खबर उनके सामने आएगी, जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम समेत 5 लोग बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए। वीएसआर कंपनी के विमान से वो जा रहे थे। उस हादसे से जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखिए कैसे सुबह 8:45 के करीब आग का गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। विमान का फैला मलबा सारी कहानियां बयां कर रहा है। हादसे के कुछ देर बाद उनके निधन की खबर आई। हादसा पहाड़ियों के बीच खाई में हुआ। इसकी वजह से रेस्क्यू करने में भी भारी परेशानी हुई, लेकिन जानकारी लगते ही अजीत पवार के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों की भीगी आंखें सब बता रही थी कि उन्होंने क्या खोया है। अजीत पवार को महाराष्ट्र का पावरफुल नेता माना जाता था, जो हर पार्टी के साथ रहे हैं। 6 बार डिप्टी सीएम रहे, तो ये एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति है, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी। और अब इस हादसे को लेकर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के बारामती विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया, लेकिन हादसे की 36 मिनट वाली मिस्ट्री को लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि विमान के टेक ऑफ से लेकर विमान की लैंडिंग के दौरान उन 36 मिनटों में आखिर ऐसा क्या हुआ, ये मिस्ट्री ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। क्योंकि सुबह 8:10 पर पवार का प्लेन मुंबई से उड़ता है और 8:46 पर हादसे का शिकार हो जाता है, और इन 36 मिनट के बीच विमान में क्या कुछ हुआ, क्या बात हुई, क्या पायलट की तरफ से कहा गया, वो रहस्य बना हुआ है। क्योंकि वीएसआर कंपनी का विमान पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुआ है। इससे पहले 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर वीएसआर कंपनी का विमान क्रैश हुआ था, तब तकनीकी खराबी की बात सामने आई थी और आज भी इस एंगल से ही जांच की बात कही जा रही है, लेकिन कंपनी ने तकनीकी गलती से इनकार किया है। Runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. विमान कंपनी टेक्निकल गलती होने से इनकार कर रही है, लेकिन डीजीसीए की टीम अब ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डेटा को कंप्यूटर पर डिकोड करेगी, जिसके बाद साफ होगा कि हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, मौसम के कारण या फिर मानवीय चूक थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सुबह 8:10 पर मुंबई से उनका विमान टेक ऑफ हुआ और सिर्फ 36 मिनट के अंदर ही 8:46 पर मुंबई से 256 किलोमीटर दूर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। लैंडिंग से पहले प्लेन ने आसमान में चक्कर भी लगाया। हालांकि प्लेन को कई बार लैंड करने की कोशिश पायलट के द्वारा की गई। पहली बार 8:30 पर, दूसरी बार 8:42 पर और फिर 8:45 पर प्लेन रडार से गायब हो गया और थोड़ी ही देर में धमाके के साथ उसमें आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि प्लेन का इंजन दूर जाकर गिरा। प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें अजीत पवार, मुंबई पीएसओ हेड कांस्टेबल विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सभी पाठक और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट। अजीत पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी खबर, हादसे वाली जगह पहुंची फॉरेंसिक टीम। इस समय की बड़ी खबर, सैंपल जुटाने में फॉरेंसिक टीम जो है वो लगी हुई है और जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। क्या मौसम के खराब होने की वजह से, कोहरे की वजह से ये क्रैश लैंडिंग हो गई, या कोई तकनीकी खराबी विमान में आ गई जिसकी वजह से स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई, या फिर ह्यूमन एरर, ये अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। सैंपल जुटाने में फॉरेंसिक की टीम लगी हुई है, मौके पर पहुंच गई। हादसे के तुरंत बाद ही सबसे पहले जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। कैमरा जो कैद कर रहा था वो बेहद भयानक तस्वीरें थी। गोजूबाबी इलाके में जहां यह हादसा हुआ, वहां जले हुए प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा था। जी मीडिया बारामती में हुए हादसे वाली जगह पर पहुंचा, जहां पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ पर जो देखने को मिला वो बेहद हैरान कर देने वाला था। साथ ही साथ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो बताती है कि यह हादसा कितना भयावह था। जिस जगह पर अजीत पवार का प्लेन लैंड होना था और जहाँ पर उन्हें लेने आने वाले नेताओं की भीड़ होती, वहाँ क्रैश प्लेन के पहिए, टूटा इंजन और पुलिस की भारी भीड़ है। उसी जगह पे आए हो, आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो खाई है उसमें वो प्लेन गिर गया और उसमें अजीत पवार का देहांत हो गया। सुबह 9 बजे अजीत पवार बारामती एयरपोर्ट पे आने वाले थे। पंचायत राज के चुनाव के लिए अजीत पवार का आज लोगों को संबोधित भी करने वाले थे। और
डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की वजह क्या थी? क्यों वो लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया? ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार की मौत पर सियासत पूरी तरह जोर पकड़ चुकी है। ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसके पीछे सियासी साजिश होने की आशंका जताई है। हालांकि जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तथ्य तभी सामने आएंगे कि ये किस गलती की वजह से ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ। क्योंकि जिस विमान से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे वो पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। VSR वेंचर्स का लियरजेट 45XR विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर 2.5 साल पहले क्रैश लैंडिंग हुई थी और इस बार का भी रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकर दिखा रहा है कि कैसे ये विमान रनवे 37 पर लैंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ATC को मिलता है मेडे कॉल। ममता बनर्जी और अखिलेश समेत विपक्षी नेता जाँच की मांग कर रहे हैं। Proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। आशंका नहीं, जांच तो होने दो, क्योंकि वहीं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जांच करके देखो तो सही क्या है। हादसे की असल वजह जब आएगी तब आएगी, लेकिन विपक्ष ने इसे साजिश करार दे दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। नेता हो या कार्यकर्ता, हर किसी की आंखें नम हो गईं। कई तो इस खबर को सुनकर फूट-फूट कर रोते हुए दिखे। नेता हो या कार्यकर्ता, कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस आवाज को कल तक सुन रहे थे वो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना। पार्टी दफ्तरों के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और देश के कोने कोने से शोक संदेश आ रहे हैं। हर कोई इस घटना से दुखी है। डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है। विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अजीत पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने कहा है कि ये पूरी तरह से हादसा है, हादसे पर राजनीति ना हो। शरद पवार, जो ये कहा जाता था कि एनसीपी दो गुट में बंट गई है, चाचा भतीजे के बीच संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन अब शरद पवार ने ये कहा है कि ये पूरी तरह से हादसा है, इस हादसे पर राजनीति ना हो। अजीत पवार के निधन से काफी सदमे में हैं शरद पवार और वो बारामती पहुंचे फौरन अपनी पत्नी के साथ और अब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि अजीत की मौत से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। अजीत पवार का जो ये प्लेन क्रैश हुआ है ये पूरी तरह से हादसा है, इस हादसे पर राजनीति ना हो। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद जहां पवार परिवार को दुख की इस घड़ी में शोक संवेदनाएं मिल रही हैं, तो वहीं सियासी हलकों में ये चर्चा होने लगी है कि अब घड़ी यानी एनसीपी किसकी होगी। 2023 में चाचा शरद पवार से अलग होकर अजीत अपनी राह पर भले ही चल रहे थे, लेकिन मेल मुलाकातें उनकी खत्म नहीं हुई थी। साल 2019 में पहली बार शरद पवार और अजीत पवार के बीच वैचारिक मतभेद सामने आए। अजीत एनसीपी के कई विधायकों को साथ लेकर फडणवीस के खेमे में जा बैठे, लेकिन शरद नाराज हुए तो वापसी कर ली। फिर महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार में आ गए, लेकिन घड़ी में खराबी तो आ चुकी थी। 2023 आते आते एनसीपी दो गुटों में बंट चुकी थी। एक तरफ शरद पवार थे महाविकास अघाड़ी के साथ, तो दूसरी तरफ थे अजीत पवार महायुति के साथ। चुनाव आयोग ने एनसीपी के सिंबल घड़ी के साथ अजीत पवार को असली एनसीपी करार दिया। घड़ी अजीत पवार की हो गई। हालांकि अजीत उसके बाद कई मौकों पर अपने परिवार के साथ नजर आए। बहन सुप्रिया सुले के साथ तो उनकी नजदीकी हाल के दिनों में ऐसी बढ़ी कि उनकी वापसी के कयास तक लगने लगे। वो घड़ी कब आती भी या नहीं पता, लेकिन घड़ी वाले अजीत पवार के शव की पहचान हादसे के बाद उनकी घड़ी के जरिए ही हो पाई। यूजीसी के नए नियम को लेकर हो रहा विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई राज्यों में सवर्ण समाज ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज के छात्र इसे लेकर सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। अब तो बीजेपी के कई नेता भी इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। छात्रों की बस एक ही मांग है कि ये नियम वापस हो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
तो प्रयागराज में भी छात्रों ने इस नियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। कानपुर में तो सवर्ण समाज ने प्रदर्शन करने के साथ ही अपने सिर भी मुंडवाए। लोगों ने इस गुस्से को देखते हुए सवर्ण समाज के नेता भी इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। सवर्ण समाज है, ये बड़ा त्याग तपस्वी है, ये देश के लिए लड़ता है, देश के लिए खड़ा रहता है। यहाँ तक कि सीएम योगी भी कुछ ऐसे ही संकेत देते नजर आए। जहाँ कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। देखते हैं इस विवाद का खात्मा कब तक और कैसे होता है। मौनी अमावस्या से अविमुक्तेश्वरानंद बनाम प्रशासन के बीच चल रहा घमासान अब काशी शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि करीब 11 दिनों तक अपनी लड़ाई लड़ने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान किए बिना माघ मेले से रवाना हो गए और अब काशी से ये संग्राम जारी रखेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काशी के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है। उनके समर्थन में आए कंप्यूटर बाबा भी उनके साथ काशी के लिए रवाना हुए। ये पूरा सनातन रो रहा है, सनातन को पूरा भगवा को बड़ा दुख हो रहा है। 11 दिन बाद महाराज श्री यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अब 11 दिन तक रास्ता देखिए, जब कोई मनाने को नहीं तैयार है। अविमुक्तेश्वरानंद भले ही प्रयागराज से वापस लौटे हों, लेकिन लगता नहीं विवाद खत्म हुआ है। कोडीन सिरप माफिया पर सख्त एक्शन की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से कही थी और उसका असर एक के बाद एक देखने को भी मिल रहा है। एक तरफ मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की संपत्ति कुर्क हो रही है, तो दूसरी तरफ माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम चल रहा है। इसलिए एक तरफ गाजियाबाद में शुभम जायसवाल की 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है, तो वाराणसी में गिरोह के 3 सदस्य अरेस्ट किए गए हैं, क्योंकि सीएम ने कहा था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। आकाश पाठक, अंकित श्रीवास्तव, विकास सिंह, ये वो नाम है जो कोडीन माफिया के मेंबर थे। आरोपी पुलिस से बचने के लिए नेपाल भागने की तैयारी में थे। विकास और आकाश 50,000 के इनामी भी हैं। वहीं गाजियाबाद में शुभम जायसवाल की अवैध कमाई से बनाई गई 1 करोड़ 85 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई है, जो आरोपी ने अपनी मां के नाम पर बनाई थी। सब प्रतीत हो रहा है कि जो अवैध व्यापार इनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा था, इसी के क्रम में ये इनके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई है। कार्रवाई बता रही है कि योगी और उनकी फोर्स कोडीन माफिया को बिल्कुल नहीं बख्शेगी, क्योंकि ये योगी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक शख्स ने टिप्पणी की थी और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी का उपचार कर दिया और अब आरोपी हाथ जोड़कर अपने किए पर पछता रहा है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। आरोपी फर्जी आईडी के साथ ही फर्जी पहचान बताकर वीडियो डाल रहा था। वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, तो देखिए कैसे उसकी चाल बिगड़ गई। मेरा नाम है अहमद अली है जी, और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अली है। मेरे से एक गलती हुई जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। आरोपी अब हाथ जोड़कर कभी ऐसे ना करने की गलती की कसम खा रहा है, क्योंकि योगी फोर्स ने उसका ऐसा इलाज किया है कि वो अब जीवन भर ट्रीटमेंट को याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा भेजकर चर्चा में आए अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इसके बाद उनके ऊपर लगे आरोपों की अब जांच भी शुरू हो गई है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे भाई डॉक्टर विश्वजीत ने लगाया है। विश्वजीत का कहना है कि प्रशांत कुमार को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली थी। यह बीमारी ऐसी है जो कि नेत्र में 50 साल से कम की उम्र में ऑल ओवर वर्ल्ड होती ही नहीं है। इन्होंने उस बीमारी को दिखाते हुए प्रमाण पत्र बनवा लिया। विश्वजीत ने अपने भाई के साथ साथ अपनी छोटी बहन जय सिंह पर भी सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाया है। छोटी बहन उसने भी ये कृत्य किया। क्या नाम है उनका, आपकी छोटी बहन? उनका नाम है जया सिंह। उन्होंने भी फर्जी दस्तावेज उन्होंने भी उनका अनुसरण करते हुए 7/5/13 को बनवाया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत कुमार के भाई ने सीएम योगी से जांच पूरी कराने की अपील की है। तो वहीं हाटा तहसील में तहसीलदार के पद पर तैनात है जया सिंह ने इसे पारिवारिक विवाद बताया है। उनका कुछ पारिवारिक विवाद है भाई साहब से, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं।
वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से जांच तेज कर दी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान के बाद इस्तीफा देकर चर्चा में आए बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री हर दिन एक नया रूप दिखा रहे हैं। इस्तीफे के बाद से उनके बयान और उनके एक्शन समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों को लुभा भी रहे हैं और लगातार चर्चा के केंद्र में भी हैं। कल तक धरने पर बैठकर डीएम से बातचीत करने पर अड़े निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट ने रात को फिर धमाका कर दिया। दिन भर मीडिया में बाइट देते फिर रहे अलंकार को लग रहा था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, तो उन्होंने ये फोटो लगा दी। सपा समेत कई नेताओं के संपर्क में तो है ही, अपने ड्रामे से कईयों को दुश्मन भी बना चुके हैं, जिसे देखते हुए उनके घर के बाहर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी। साथ ही उनकी वजह से शहर में व्यवस्था न बिगड़े ये भी चिंता है। लेकिन उनके समर्थकों के बीच ये अफवाह उड़ गई कि वो बंधक बना लिए गए हैं। फिर क्या था, उनके घर के बाहर रिहा करो के नारे गूंजने लगे। यहाँ तक कि पुलिस उन्हें सुरक्षित कहीं ले जा रही थी, तब समर्थकों ने धक्का मुक्की तक कर दी। उन्हें शांत रखने और समझाने के लिए कई अधिकारी उनसे मिलने पहुँच रहे हैं, लेकिन लगता है अलंकार ने सियासत में जाने का मन बना ही लिया है। अगली खबर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की, जो एक बार फिर से चर्चा में है। इकरा सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इस बार क्रिकेट खेलते किसी ने उनका एआई वीडियो पोस्ट कर दिया है। इकरा बैटर बन गई, हाथ में बल्ला, चारों तरफ फैंस की भीड़। क्रिकेट खेलते हुए बिल्कुल इकरा हसन जैसी महिला, लेकिन ये इकरा नहीं है। कहा जा रहा है कि ये इकरा हसन का एआई वर्जन है, यानी सपा सांसद एक बार फिर एआई के शिकार बन गई। सोशल मीडिया के कलाकारों ने एक लोकल वीडियो को उठाया, किसी और युवती पर इकरा को इम्पोज किया और बना दिया सांसद को क्रिकेटर। इकरा पिछले साल भी एआई का शिकार बनी थी। तब 2 सिरफिरे युवकों ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उनका एआई वीडियो बनाया था। काफी विवाद होने पर बात माफी तक पहुंची थी। हालांकि इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते किसी का इस तरह से भरमाने वाला वीडियो बनाना सही तो नहीं है। बिहार में आरजेडी से अलग होने के कांग्रेस नेताओं के बयान को अब देखते हुए अखिलेश यादव ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है। अखिलेश यादव ने अपने कोलकाता दौरे पर ममता बनर्जी से मुलाकात की और उन्हें विपक्ष की सबसे ताकतवर नेता करार दिया। कोलकाता में उनके और ममता बनर्जी के बीच की केमिस्ट्री भी शानदार दिखी। जिससे पहले भी दोनों अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत एक दूसरे से मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश का ममता बनर्जी को लेकर दिया गया बयान साफ इशारा कर रहा है कि अब संयुक्त विपक्ष में राहुल के नेतृत्व को स्वीकारने के मूड में वो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश ममता का नाम आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का साथ नहीं मिलने पर वो बैकफुट पर चले जाते थे। लेकिन बिहार विधानसभा के साथ ही महाराष्ट्र महानगर पालिका में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद वो खुलकर ममता के समर्थन में दिख रहे हैं, जहां उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, देश में बीजेपी के हमलों का जवाब देने का साहस और क्षमता सिर्फ दीदी में है। और मैं एक चीज जो देख 90 डिग्री मोड़ या फिर जेड शेप वाले फ्लाईओवर्स के बाद इंजीनियर्स की एक और कारस्तानी सामने आई है, या यूं कहिए कि हुनर सामने आया है। मामला महाराष्ट्र के मीरा भयंदर का है, जहां एक 4 लेन फ्लाईओवर अचानक 2 लेन में तब्दील हो गया और इस अजीबोगरीब कंस्ट्रक्शन वाले फ्लाईओवर की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसके पीछे नेता और अधिकारियों का भ्रष्ट गठजोड़ माना जा रहा है। देखिए कैसे ये 4 लेन फ्लाईओवर के बीच में अचानक 2 लेन फ्लाईओवर बन गया है। एक बार फिर देखिए, फ्लाईओवर की शुरुआत भव्य 4 लेन सड़क से हो रही है, लेकिन बीच में पहुंचते ही सड़क अचानक सकरी हो गई है और दूसरे छोर पर 2 लेन में तब्दील हो जाती है। इस फ्लाईओवर के डिजाइन के कारण यहाँ बॉटल नेक की स्थिति बन गई है। सोचिए 4 लेन से तेज गति में आने वाले वाहन जब अचानक 2 लेन में पहुंचेंगे तो क्या होगा। ये फ्लाईओवर भोपाल के 90 डिग्री वाले और इंदौर के जेड शेप वाले फ्लाईओवर की याद दिला रहा है। हालांकि इसके जवाब में एक दूसरी फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि 2 लेन वाला हिस्सा नीचे की सड़क से कनेक्ट होगा, जबकि इसके बगल से आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा। गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी फैजान अलकायदा और जैश की विचारधारा से इतना प्रभावित था कि अवैध हथियार जुटा रहा था। नवसारी में आतंकी साजिश के खिलाफ गुजरात एटीएस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस की गिरफ्त में खड़े शख्स का नाम फैजान शेख है, जो यूपी के रामपुर का निवासी है, लेकिन फिलहाल नवसारी में रह रहा था। एटीएस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल था और काफी समय से रडार पर था। फैजान पेशे से टेलर है, लेकिन शुरुआत में खुलासा हुआ है कि टेलरिंग की आड़ में वो जैश और अलकायदा की विचारधारा को फैलाने का काम करता था। एटीएस का दावा है कि आतंकी विचारधारा को सोशल मीडिया पर शेयर कर युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता था। मसूद अजहर
और दूसरे टेररिस्ट लोगों के जो वीडियोज हैं वो एक दूसरे का साथ शेयर करते थे। दूसरे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिसमें ये जो अपने टारगेट्स थे उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते थे और ये आगे उनको मारने का प्लान बनाया करते थे। एटीएस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, तो अब इसके साथियों की तलाश में है जो इसके साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले सरहद पर भारतीय सेना से मुंह की खाई और अब दुनिया के सामने उसकी सैन्य साख भी मिट्टी में मिल गई है। ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 की जो नई मिलिट्री रैंकिंग जारी की है उसने पाकिस्तान की आर्मी की पोल खोल कर रख दी है। जहां भारत शान से चौथे नंबर पर टिका है, वहीं पाकिस्तान को अपनी हार और कमजोर अर्थव्यवस्था की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। पिछले साल 12वें नंबर पर रहने वाला पाकिस्तान अब खिसककर 14वें स्थान पर पहुंच गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मिली करारी हार, जिसने पाकिस्तान की रैंकिंग गिराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ग्लोबल फायर पावर की ये लिस्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये बताती है कि बदलती दुनिया में कौन देश कितनी तैयारी के साथ खड़ा है, जिसमें भारत चौथे पायदान पर है। ये लिस्ट मुनीर के मुंह पर वो तमाचा है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लंबी लंबी हाँकते रहे। पाकिस्तान की जिस जेल में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बंद हैं, नवंबर से इमरान की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर समर्थक उतरे हैं। पाकिस्तानी सेना के एक्शन के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जेल में बंद इमरान खान की हत्या का प्लान पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। दरअसल जेल में बंद इमरान खान करीब 2.5 साल से मुनीर का टॉर्चर झेल रहे हैं। उनकी बहनों का दावा है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद इमरान को ना परिवार से मिलने दिया जा रहा है, ना ही सही इलाज की इजाजत है, उल्टा उन्हें काल कोठरी में रखकर दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया है। अब खुलासा उनकी मेडिकल रिपोर्ट ने किया है, जिसमें डॉक्टरों के मुताबिक इमरान खान को CRPO नाम की आंखों की गंभीर बीमारी हो गई, जिसमें रेटिना की नसों में खून का थक्का जम जाता है और रोशनी जाने का खतरा रहता है। जेल की ठंड, एलर्जी और इन्फेक्शन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इमरान का इलाज जेल में संभव नहीं, उन्हें तुरंत बाहर ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि जब मेडिकल इमरजेंसी है तो इलाज क्यों नहीं, क्यों इमरान को जानबूझकर अस्पताल से दूर रखा जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर UGC बिल से जुड़ी हुई। UGC बिल पर कलराज मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के निर्णय को याद दिलाया है। UGC नियम, न्याय, समरसता के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के विपरीत है ये बिल। UGC नियम, न्याय और समरसता के खिलाफ है, ये कलराज मिश्रा ने बड़ा बयान UGC नियमों में जो तब्दीली की जा रही है उसको लेकर दिया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से इस समय की बड़ी खबर बता दें। मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां पर झड़प हुई है। पुलिस और पूर्व MLA के बीच ये झड़प, डीजे बजाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद। 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस से पूर्व विधायक भिड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली से ये बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं डीजे बजाने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है। उसके बाद 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का बुलेट वाला ट्रीटमेंट जारी है। कानून को चुनौती देने वालों का इलाज करने के लिए यूपी पुलिस हमेशा तैयार रहती है और फिर उन्हें लंगड़ा करके अस्पताल पहुंचा देती है। ऐसा ही कुछ कासगंज में हुई जब मुठभेड़ में घायल हुए एक बदमाश को अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ गया। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोकने पर उसे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद योगी फोर्स ने पीतल वाला ट्रीटमेंट कर उसे लंगड़ा कर चलने पर मजबूर कर दिया। गाजियाबाद में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक लुटेरे इरफान को पकड़ा है। आरोपी के पास से गाड़ी, हथियार और मोबाइल जब्त किया गया है। कार को रोकने पर आरोपी ने स्पीड बढ़ा दी, जिससे कार पेड़ से टकरा गई और फिर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी की डेंटिंग पेंटिंग हो गई। रामपुर में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। योगी फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मैसेज लाउड एंड क्लियर है, यूपी में ना तो अपराधी रहेंगे ना अपराध। उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों पर एक बड़ा एक्शन लिया है और करीब ढोल बजवाकर 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। योगी फोर्स मौजूद है, ढोलक बजाने वाला मौजूद है और डुगडुगी बजाई जा रही है। डुगडुगी की आवाज के जरिए ऐलान किया जा रहा है कि तस्करों का यूपी में वजूद मिटा दिया जाएगा। आरोपी लोकेंद्र और योगेंद्र नाम के इन तस्करों ने तस्करी के जरिए 4 करोड़ की संपत्ति बनाई थी, लेकिन भरी बारिश में योगी फोर्स ने उनकी संपत्ति को कुर्क कर जमीन पर सरकार का बोर्ड लगा दिया। 2 मंजिला मकान निर्माणाधीन है। यह मुकदमा अपराध संख्या 8525 धारा 8/20 NDPS एक्ट में संबंधित अभियुक्त
लोकेंद्र पुत्र नत्थू सिंह निवासी मंदवाड़ा की पत्नी ओमवीरी के नाम पर पंजीकृत है। आरोपी तो गिरफ्तार है, लेकिन उनकी संपत्ति को अब कुर्क कर ऐसे तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो प्रॉपर्टी थी विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो मकान के रूप में हो या जमीन के रूप में हो, वो कुर्क कर दी गई है। कार्रवाई के बाद योगी फोर्स ने बताया है कि आरोपी कोई भी हो, एक्शन कानून के हिसाब से ही होगा और तगड़ा होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में नशा तस्कर के जमानत पर छूटने के बाद का वीडियो सामने आया है। वीडियो देखकर अब पुलिस एक बार फिर उस पर एक्शन की तैयारी कर रही है। आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। आरोपी नशा तस्कर जेल से जमानत पर बाहर निकलता है तो किसी सेलिब्रिटी की तरह उसका स्वागत करने वालों की भीड़ लग जाती है। आरोपी को लेने के लिए कई गाड़ियों का काफिला जेल के बाहर पहुंचता है और वहां निकलते ही आरोपी के समर्थक हुड़दंग करने लगते हैं। आरोपी जब गाड़ी में बैठकर बाहर निकलता है तो देखिए कैसे सड़क पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाड़ियों की खिड़कियों पर बैठकर कानून तोड़ा जा रहा है। स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। उन्हें ना तो खुद की परवाह न दूसरों की जान की। तस्कर की इस वीडियो में गाना लगाकर वायरल किया गया है, जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बीच एवलांच की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिससे कई होटल्स को नुकसान पहुंचा है। खौफनाक तस्वीरों में बर्फीला सैलाब तबाही मचाता नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, पहले एकदम शांत माहौल है, लेकिन थोड़ी ही देर में पहले तेज आवाज आई और फिर तेज रफ्तार में बर्फ का गुबार आता नजर आया, जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को ढक लिया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। एक दूसरे सीसीटीवी वीडियो में एवलांच की तेजी साफ दिखाई दे रही है, जहां बर्फ का बादल आसपास की इमारतों को अपनी चपेट में लेता है। पल भर में पूरा होटल इलाका बर्फ के सैलाब में घिर जाता है। सिर्फ सफेद धुआं उठता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक सोनमर्ग और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 6 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर सोनमर्ग इस वक्त प्रकृति के खतरनाक रूप का गवाह बन रहा है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने और बिना किसी काम के आवाजाही से बचने की अपील की है। उत्तर भारत में भी मौसम का कहर जारी है। जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बर्फबारी के चलते सड़कें बर्फ से ढक गई हैं और कई पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें पटनी टॉप की है, जहां ठंड और फिसलन के बीच पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई पर्यटकों की गाड़ियां रास्ते में फंस गईं, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालने में मदद की, तब जाकर कई पर्यटकों को आगे बढ़ने में मदद मिली। उधर शिमला में बर्फबारी और तेज हवाओं के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। रेलवे ट्रैक भी सफेद चादर से ढक गया है, यानी साफ है कि उत्तर भारत में बर्फीली सर्दी अभी और सताने वाली है। उत्तराखंड के रुड़की में आज एक दुकान में ब्लास्ट देखने को मिला। गैस सिलेंडर में ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए और धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। तस्वीरों में देखिए, चाय की दुकान में आग लगी हुई है। दुकान के बाहर 2 लोग खड़े हुए हैं। अचानक तेज आवाज के साथ गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता है। धमाके के साथ ही दुकान की छत और दीवारों के परखच्चे उड़ जाते हैं। जैसे ही धमाका होता है, दुकान के बाहर खड़े 2 लोगों में से एक शख्स आग की चपेट में आ जाता है, जिसे बचाने के लिए दूसरा युवक जद्दोजहद करने लगता है। आग से झुलसे 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती है और मामले की जांच की जा रही है कि आखिर सिलेंडर में ब्लास्ट कैसे हुआ। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा कर भागने वाले या पेट्रोल पंप कर्मियों की दबंगों द्वारा पिटाई के मामले तो अक्सर आते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मी की दबंगई अब सामने आई है, जहां उसने अपने ही साथी की जमकर पिटाई कर दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दबंग कर्मी की कारस्तानी एक ग्राहक को बता दी। दरअसल पेट्रोल भरवाने आए ग्राहक का पैसा गिर गया था, जिसे एक पेट्रोल पंप कर्मी ने उठा लिया, लेकिन वहां मौजूद दूसरे कर्मी ने ये बात ग्राहक को बता दी। फिर क्या था, पैसे उठाने वाले दबंग पेट्रोल पंप कर्मी ने अपने ही साथी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए कैसे पैसे उठाने वाला कर्मी अपने साथी को किनारे ले जाता है और फिर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। वो अपने ही साथी पर एक के बाद एक कई वार करता है। इस दौरान दूसरे कर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी दबंगई देख पीड़ित कर्मी कोई बचाने नहीं आगे आया। अब ये वीडियो वायरल है और पूरा मामला पुलिस के पास है। बिहार से लेकर झारखंड तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आज रांची और जहानाबाद में नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। ये तस्वीरें रांची की है, जहां नगर निगम का बुलडोजर गरजा, जहां कई अवैध घरों और अस्थायी ढांचों को हटाया गया।
मकान मालिकों को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे और स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी के बाद रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ये अभियान चलाया। ये दूसरी तस्वीर झारखंड के जहानाबाद की है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें लगी हैं। साथ ही पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल पिछले कई सालों से कुछ लोग सरकारी जमीन को अतिक्रमण पर झुग्गी झोपड़ी और पक्का निर्माण कर रखा था, जिसे हटाने टीम आई थी। शादी का बंधन, जिसे सबसे पवित्र बंधन कहा जाता है, अगर उसमें भी ठगी हो जाए तो यकीनन लोगों का शादी से भरोसा जरूर उठेगा। चंदौली से सामने आई लुटेरी दुल्हन की कहानी आपको देखनी चाहिए। यूपी के चंदौली से एक हैरान करने वाली घटना तब हुई जब दुल्हन ने ससुराल जाने से मना कर दिया। ससुराल न जाने की वजह से खुलासा हुआ कि ये दुल्हन नहीं, ये लुटेरी दुल्हन निकली। बता दें कि शादी के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला है। दुल्हन ने शादी के बाद दूल्हे से 1 लाख रुपए की ठगी की, लेकिन तब भी किसी को दुल्हन पर शक नहीं हुआ। ये पूरा खुलासा तब हुआ जब दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। दुल्हन VIP गेट पर भागने की फिराक में थी। दलाल के जरिए चकिया क्षेत्र में शादी कराई गई थी। जिस दलाल ने ये शादी कराई थी वो 20,000 नगद और 80,000 के जेवर लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को हिरासत में ले लिया है। फरार दलाल की तलाश में पुलिस जुट चुकी है और गिरोह के नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। माँ बाप की गिरफ्तारी से बौखलाया हुआ है गोल्डी बराड़। गुरविंदर की हत्या की जिम्मेदारी ली गोल्डी गोदारा गैंग ने ये जिम्मेदारी ली है। माँ बाप की गिरफ्तारी के बाद अब गोल्डी बराड़ बौखलाया हुआ है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर इस समय की बता दें आपको। माँ बाप की गिरफ्तारी के बाद अब गोल्डी बराड़ की बौखलाहट देखने को मिली। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक सनसनीखेज और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां आधी रात गो तस्करों ने सड़क से खुलेआम गाय चोरी कर ली। गाय चोरी की पूरी घटना CCTV में कैद हुई। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रात के सन्नाटे में एक कार बाजार के पास आकर रुकती है। कार से एक युवक उतरता है और सड़क पर बैठी गाय को जबरन उठाकर गाड़ी में ठूस देता है। इसके बाद आरोपी बिना किसी डर के गाय को लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात पास ही कपड़ा दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में भारी गुस्सा है। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर गो तस्करों की पहचान शुरू कर दी है। बिहार के पटना से चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोर भगवान तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर से देवी पिंडी के 6 मुकुट और शेषनाग की मूर्ति लेकर ये चोर फरार हो गया। मंदिर में हुई चोरी की वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चोर मंदिर में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पहले देवी देवताओं को प्रणाम करता है और इसके बाद बड़ी ही शातिराना तरीके से चोरी को अंजाम देता है। चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए देवी पिंडी के 6 मुकुट और शेषनाग को चुरा लिया। सुबह जब मंदिर के कपाट खुले और श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे, तब चोरी की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी छापेमारी कर रही है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, UGC बिल को लेकर ब्रजभूषण ने बयान दिया है। कानून समाज में टकराव पैदा करेगा। इस कानून से समाज बट जाएगा, जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो सांसद बेटे हैं वो इस कमेटी के सदस्य थे जिसने इन इस नियमों को फाइनलाइज किया है। हालांकि ब्रजभूषण अब ये कह रहे हैं कि इससे समाज बटेगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां एक बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बच्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में है। भगवा चोले में बच्चे ने मंच से बुलडोजर एक्शन की चर्चा भी की। बच्चे के आत्मविश्वास भरे अंदाज और दमदार आवाज ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। नन्हे बच्चे की ये चेतावनी सुनते ही सभा में ठहाके गूंज उठे। बुलडोजर मॉडल का जिक्र करते हुए बच्चे ने जिस अंदाज में योगी सरकार की सख्ती को मंच से दोहराया, उसने लोगों को खूब गुदगुदाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंजाब के कपूरथला में चोरों का आतंक सिर चढ़ के बोल रहा है। बेखौफ चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि एक ही रात में 2 कार की चोरी को इन्होंने अंजाम दे दिया।
टीवी स्क्रीन पर चल रही ये दोनों ही तस्वीरें पंजाब के कपूरथला की हैं, जहां देर रात जब लोग सो रहे थे तो शातिर चोर अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटे हुए थे। पहली घटना कपूरथला के बसंत विहार की है, जहां देर रात शातिर चोरों ने पहले घर की रेकी की, फिर एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार का लॉक तोड़कर वहां से लेकर फरार हो गए। ये तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दूसरी घटना गोपाल पार्क इलाके की है, जहाँ घर के बाहर खड़ी एक ग्रे रंग की होंडा सिटी कार को चोरों ने निशाना बनाया। इस दौरान कार में सवार होकर आए शातिरों ने गाड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर शातिरों के खिलाफ थाने में केस दर्ज है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने ऐसा माहौल बदला है कि हर कोई बस इसी नजारे को देखने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी हुई तो कर्णप्रयाग में प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उधर भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम विभाग ने चमोली जनपद में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश, बर्फबारी और एवलांच की संभावना जताई गई है। डीएम के मुताबिक सरकारी मशीनरी सड़कों को खोलने के लिए तैयार है और बिजली, पानी और सड़क को लेकर नई व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हैदराबाद में पशु तस्करी के आरोपी और गौरक्षकों के बीच झड़प हो गई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर गौरक्षकों की बेरहमी से पिटाई की। हंगामा, मारपीट और घंटों तक चले बवाल की तस्वीर हैदराबाद के शामशाबाद की है, जहां पशु तस्करी की गाड़ी रोके जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर गौरक्षकों पर हमला बोल दिया। लात, घूंसे, दनादन थप्पड़ों की बरसात हुई। एक के बाद एक कई लोगों ने मिलकर गौरक्षकों को बेरहमी से पीट दिया। हैरानी की बात यह कि इस दौरान पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। वहीं इस बीच जब पुलिस वालों ने बीच बचाव करना चाहा तो दबंगों ने उसे किनारे धकेल दिया। इस तरह से घंटों तक बवाल कटता रहा। इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने 3 हमलावरों को हिरासत में लिया। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और अजीत पवार की मृत्यु से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। बारामती पवार परिवार पहुंच चुका है। शरद पवार भी बारामती में ही मौजूद हैं। बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे किया जाएगा। कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार होना है। तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, सभी का बारामती पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और बारामती में ही अंतिम संस्कार होगा। बारामती वो जगह है जो सियासी जमीन थी अजीत पवार की, कभी वो बारामती से चुनाव हारे नहीं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात बतेगी। नमस्कार।